आधी रात को गांव की सड़क पर एक बैलगाड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर वो एक खेत के किनारे रुकी और उससे एक युवती उतरी। तभी उसे बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। चालक गाड़ी। वो लोग उसे बिना लिए ही वहां से चल चुके थे। रुको, मेरे लिए रुको। उसने सुनसान सड़क से हटकर खेत के पास खड़े रहना उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनी। दो लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ समय बाद, दिसंबर का सर्द महीना था। काली अंधेरी रात के आगोश में धीरे धीरे हवा की लहरें आ रही थी। उस दिन हरिलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों इस साल भी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। इतना जतन किया, फिर भी बिना किसी वजह फसल खराब हो गई। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटक कर रंभाने लगे। अरे, इन्हें क्या हुआ? अरे, इन्हें कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? जरा अलाव जला देता हूँ। और जैसे ही वो वापस मुड़े, अलाव के उजाले में उनकी नजर खाट पर पड़ी। उनके होश फाख्ता हो गए। एक युवती उनकी खाट पर बैठी बुरी तरह हाँफ रही थी। कौन हो तुम? खून। वहां मैंने एक आदमी का खून होते हुए देखा। मैं पेड़ के पीछे छुप के देखती रही और तभी उन्होंने उस आदमी पे चाकू से कई वार किए और मार डाला। आपके खेत से कुछ दूरी पे जो इमली का पेड़ है, उसके नीचे उस लाश को गाड़ दिया। हरिलाल ये सुन के हक्का बक्का रह गया, पर उसने उस युवती को आश्वस्त किया। आप डरिए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वर्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ। मैं पास के गांव की एक शादी में आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवा के मैं लघु शंका को गई, पर वापस आके देखा कि वो मुझे छोड़ के ही चले गए हैं। पर वो लोग कौन थे? 3 लोग थे, जिसमें से एक लंगड़ा बैसाखी लेके चल रहा था। दूसरे को वो कल्लू बुला रहे थे और जिसका खून हुआ उसको विनोद बोल रहे थे। अरे, वो तो बड़े खतरनाक लोग मालूम पड़ते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। आप तब तक उस कुटिया में निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं यहीं खाट पे से खेत की निगरानी करूंगा। बहुत रात हो गई थी। हरिलाल के आश्वासन को मानते हुए वो युवती उस कुटिया में सोने चली गई। हरिलाल की भी जल्द ही आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ाया था। हरिलाल आंख मलते हुए उठा और कुटिया की ओर निकल पड़ा। बड़ी देर तक सोता रह गया, पर अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य से इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं मिला। कमाल है, आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मारकर वहीं इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे पुलिस में खबर करनी चाहिए। कुछ देर बाद वो इंस्पेक्टर विजय की केबिन में बैठा हुआ था। तो तुम ये कह रहे हो कि ज्योति नाम की औरत ने तुम्हें इस खून के बारे में बताया? जी साहब। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता साहब। सुबह जब मैं अपनी कुटिया में गया तो वो वहां से जा चुकी थी। ये कोई कहानी तो नहीं है जो तुम मुझे सुना रहे हो हरिलाल? हमारा वक्त बर्बाद किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, मैं ठहरा गरीब सीधा सादा किसान, भला मैं ऐसी जुर्रत क्यों करूंगा? उस औरत ने बताया था कि मेरे खेत से कुछ दूर जो इमली का पेड़ है, वहीं लाश को दफनाया गया है। यही बताने में चला आया। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। साठे, जहां ये बोल रहा है वहां जरा आदमी भेज के खुदाई शुरू करो। जी साहब। हरिलाल की बताई हुई जगह पर साठे और अन्य पुलिसकर्मियों ने खुदाई का काम चालू करवाया। पता नहीं कहां से ये हरिलाल सुबह सुबह आ धमका। मुझे तो लगता है ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा शक सही निकला। ये हरिलाल बस पट्टी पढ़ा रहा था, कोई खून नहीं हुआ है। तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब ये देखिए। खुदाई में जो निकला था
उसे देख के सभी अचंभित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। आखिर क्या था इस कंकाल का रहस्य? वो लड़की कौन थी और वो कहां गायब हो गई? कहानी जारी रहेगी। हरीलाल को लेके इंस्पेक्टर विजय वर्धा गांव की ओर रुख करते हैं। तुम्हारी बात सच तो निकली हरीलाल, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर लाश को कल रात दफनाया गया तो वो रातों रात कंकाल कैसे बन गई? हुजूर, मैंने उस लड़की से जो कुछ भी सुना सब आपको बता दिया। अब इस कंकाल का राज तो वो लड़की ही जानती होगी। चलो देखते हैं आखिर इन सब का क्या कनेक्शन है वर्धा में। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय के साथ हरीलाल जमींदार किशन चंद के घर आ पहुंचे। तुम्हारी ये बात भी सच निकली, इस गांव के जमींदार का नाम किशन चंद है। जल्द ही जमींदार किशन चंद उनसे मिलने आया। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? प्रणाम। हमें आपकी पत्नी ज्योति जी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। हरीलाल के मुताबिक उन्होंने कल रात एक खून होते हुए देखा जब वो गांव से गुजर रही थी। किशन चंद सकपकाते हुए, ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी पत्नी का नाम ज्योति नहीं गीता है और मैं इन्हें जानता तक नहीं हूं। इनका तो यही कहना है। हरीलाल की कही हुई जगह से नर कंकाल बरामद हुआ है और आपको बिना जाने इन्होंने आपका और आपके गांव का नाम एकदम सही कैसे बताया होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। रुकिए, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाता हूं। किशन चंद ने अपनी पत्नी को आवाज दी। कुछ समय बाद अंदर से एक औरत निकल के आई। नहीं, ये वो महिला नहीं है। देखा आपने? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कल रात क्या, मैं तो कभी भी कहीं अकेले नहीं जाती हूँ। किशन चंद की पत्नी की बात सुनते ही हरीलाल और विजय सकते में आ जाते हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे बारे में गांव वालों से पूछ लीजिए। वो तो हम पूछ ही लेंगे किशन चंद जी। हमारी शादी 2 साल पहले ही हुई है। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। जरूर हरीलाल को कोई धोखा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। कल रात हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। और फिर मेरी बताई जगह पे से वो कंकाल कैसे निकला? मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं, फिर मैंने इनका नाम और पता कैसे जान लिया? इंस्पेक्टर विजय ध्यान से दोनों पक्षों की बात सुन अचानक उठ खड़े हुए। ये गुत्थी जल्दी ही सुलझानी पड़ेगी। किशन चंद जी, जब भी हम आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाएं, आपको आना पड़ेगा। किशन चंद और उनकी पत्नी गीता आश्चर्य से उनको जाते हुए देख रहे थे। वर्धा गांव से वापसी के रास्ते पे इंस्पेक्टर विजय को एक नई खबर मिलती है और वो तुरंत अपने पुलिस थाने की ओर रुख करते हैं। क्या बात है साठे? सर, उस कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। ये रही फाइल। फाइल को पढ़ते वक्त एकदम से इंस्पेक्टर विजय अचंभित हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? उस औरत ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही इस आदमी को मारा गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी पसलियां टूटी हुई थीं और किसी धारदार हथियार से उस पर कई बार वार किया गया था। हरीलाल की कही हर एक बात सच निकली है, सिवाय एक बात के। वो कौन सी बात है सर? वो ये है कि इस व्यक्ति की मौत कल नहीं बल्कि 2 साल पहले हुई थी। रिपोर्ट में यह कंकाल 2 से 3 साल पुराना बताया गया है। और वैसे भी हरीलाल के मुताबिक अगर यह व्यक्ति कल मारा गया तो रातों रात लाश कंकाल कैसे बन गई? और यह भी एक अद्भुत संयोग है कि किशन चंद की शादी भी ठीक 2 साल पहले हुई। उस लड़की का भी कोई पता नहीं चला। साठे, आखिर ये माजरा क्या है? साहब, मुझे तो कोई आत्मा वात्मा का चक्कर लगता है। चुप रहो साठे, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। मुझे इसमें किसी गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम उस पटवारी किशन चंद की पूरी कुंडली निकलवाओ। जरा गांव वालों से जाके पता करो उसके बारे में। साठे और इंस्पेक्टर विजय किशन चंद के बारे में बाकी की बातें पता करवाने में व्यस्त हो गए थे। तभी अचानक टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। हेलो, समस्तीपुर थाना, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो, मैं फोरेंसिक लैब से डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ। हमने आपको जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें एक नई इंफॉर्मेशन निकल के आई है। जी डॉक्टर, बताइए। दरअसल जब मैंने उस कंकाल के स्कल की बारीकी से स्टडी की तो ये पता चला कि उस आदमी के सर में गंभीर चोट भी लगी थी और दूसरी
सबसे अहम बात, उस कंकाल पर से 2 तरह की मिट्टी मिली है। ऐसा लगता है उसे कहीं और से निकाल के वहां 5-6 घंटों पहले दोबारा गाड़ा गया है। थैंक यू डॉक्टर, ये बेहद अहम जानकारी देने के लिए। तभी वहां कांस्टेबल साठे आता है। सर, मैंने गांव में हरिलाल के बारे में पता किया। ये हरिलाल 2 साल पहले ही इस गांव में आया है। उसने ये जमीन कीरत सिंह नाम के किसान से खरीदी, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। बाद में उसकी पत्नी से खेती संभली नहीं तो वो अपने भाई भजन सिंह की सहायता से हरिलाल को खेत बेच के चली गई। मगर सर, एक और बात है। कुछ लोगों का मानना है कि कीरत सिंह पे किसी ऊपरी हवा का साया था। मरने के कुछ महीने पहले से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। कभी लोगों के बीच बैठे वो जोर जोर से चीखने लगता और दूर भाग जाता था। नहीं, कोई बचाओ मुझे। कीरत सिंह को लगता था उस जमीन पे किसी बुरी नजर का साया है। उसे शराब की बहुत बुरी लत थी, इसलिए कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने खेत से लगे हुए तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। साहब, मैंने आपसे बोला था ना, ये जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। What nonsense! मैं आत्मा जैसे किसी चीज पे यकीन नहीं रखता। तुम सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करो और हाँ, मुझे कीरत सिंह की फाइल चाहिए। बस एक बार इस ज्योति का पता पड़ जाए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस थाने में इंस्पेक्टर विजय 2 साल पुरानी कीरत सिंह केस फाइल का अध्ययन कर रहे होते हैं। तभी हवलदार के साथ एक आदमी अंदर आता है। जय हिंद सर, ये मदन सिंह हैं, इसी गांव के रहने वाले, आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए, बताइए बात क्या है। साहब, मैं आपको कीरत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो बस मुझे ही पता है। मैं नहीं जानता ये बातें आपके कितने काम आएंगी। काम की है कि नहीं ये पता करना हमारा काम है। आप बेझिझक होकर बताइए। कीरत सिंह मेरा पक्का दोस्त था और अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे बांटता था। वो काफी सुलझा हुआ, अपने काम से काम रखने वालों में से था। पर उसकी बीवी जमुना वो और ही मिजाज की औरत है। कीरत सिंह की इतनी अच्छी जमीन थी गांव में, पर उसकी घरवाली को तो शहर की जिंदगी की चाह थी। जब भी मौका मिलता वो कीरत को जमीन बेचकर शहर में बसने की बात करती। मैंने तुमसे कितनी बार बोला, मुझे शहर नहीं जाना। जब खेती से 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो ज्यादा लालच करके क्या फायदा। मुझे पट्टी मत पढ़ाओ, मैं तुम्हें कहे देती हूँ, मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। आए दिन उन दोनों में जमीन को लेके झगड़ा होने लगा। कीरत को शराब पीने की आदत पहले इतनी नहीं थी, पर अशांति की वजह से अब वो काफी ज्यादा पीने लगा था। रोज रोज की खिटपिट से तंग आके कीरत सिंह अब खेत पे ही ज्यादातर वक्त बिताने लगा था। मैंने उसे अपनी घरवाली से बात करने को भी कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस बेचारे को तो भनक भी नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसके घर पे क्या चल रहा है। क्या मतलब? कुछ दिनों से जमुना के हाव भाव में फर्क नजर आ रहा था। कीरत से झगड़ना तो दूर, वो उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती थी। एक दिन कीरत ने सच्चाई का पता लगाने की ठानी और अपनी घरवाली को उस चंदन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसने चंदन को खूब मारा और फिर जमुना की भी जमकर खबर ली। चंदन कीरत सिंह को देख लेने की धमकी देकर वहां से निकल गया। तब से ही सरपंच और कीरत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा चलता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कीरत की घरवाली और चंदन का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। कीरत सिंह इस बात को लेकर और परेशान रहने लगा था। तभी से उसने और ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। ये चंदन आखिर कीरत की घरवाली के संपर्क में आया कैसे? ये सब उस मुई जमीन के कारण। चंदन कीरत सिंह के घर आया था जमीन को खरीदने की बात करने, लेकिन कीरत ने साफ मना कर दिया। पर उसकी घरवाली ऐसा मौका कहाँ जाने देती। उसने कई बार कीरत को चंदन की बात मान लेने को बोला, पर कीरत अपनी पुरखों की जमीन किसी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं हुआ। पर फिर जमुना ने कीरत के मरने के बाद वो जमीन चंदन को क्यों नहीं बेची? वो चाहती तो चंदन को मुंह मांगे दाम पे बेच सकती थी, तो उसने इतने घाटे में हरिलाल को ही क्यों बेची? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। कीरत की मौत के कुछ दिनों बाद ही जमुना ने अपने भाई भजन सिंह की मदद से हरिलाल को ये खेत बेच दिया। ये हरिलाल तो साधारण सा किसान है ना, इसके पास ये खेत खरीदने के पैसे कहाँ से आए? साहू का उधार लिया था उसने साहब, सबको पता है। पर बेचारे की फसल हर बार खराब हो जाती है। मुझे लगता है चंदन ही काला जादू करके हरिलाल की फसल बर्बाद कर रहा है। वरना आप ही बताइए साहब, इतनी अच्छी फसल यूं रातों रात भला बर्बाद होती है? उसकी कोई तांत्रिकों से पहचान भी है। ये सब तंत्र मंत्र टोना टुटका का ही असर लगता है। इस बात ने तो हमें भी चक्कर में डाल रखा है।
यदि इन बातों का इस केस से कोई ताल्लुक है तो हम इस रहस्य को भी सुलझा लेंगे। तभी एक हवलदार उनके केबिन में आता है। सर, हरीलाल के बताए अनुसार स्केच तैयार हो गया है। क्या तुमने इस औरत को कभी देखा है? कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं साहब, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। कौन है ये? उस दिन जो नर कंकाल इमली के पेड़ के नीचे से बरामद किया था, उसके बारे में हरीलाल को इसी औरत ने बताया था। मैं इनको नहीं जानता। वैसे मेरी आपसे एक गुजारिश थी, जो मैंने आपसे बोला है वो सब आप किसी को मत बताइएगा, वरना वो चंदन मुझसे भी दुश्मनी पाल लेगा। मुझे लगता है कीरत किसी दुर्घटना में नहीं मरा, उसकी मौत के पीछे भी चंदन का हाथ है। फिक्र मत करो मदन सिंह, अगर इसमें कोई साजिश है तो हम उसके तह तक जाके सच को पता लगाएंगे। तुम निडर होकर जा सकते हो, इस पे भी नजर रखना। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, हर एक व्यक्ति हमारे शक के घेरे में है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रिकॉर्ड रूम में कीरत दुर्घटना केस की फाइल पढ़ते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई खिड़की के बाहर उनको छिप कर देख रहा है। वो उठकर खिड़की के पास आते हैं, पर कोई दिखाई नहीं देता। कौन है वहां? तभी अलमारी के ऊपर से एक फाइल नीचे गिरती है। इंस्पेक्टर विजय फाइल का नाम पढ़ के एक क्षण के लिए रुक से जाते हैं। त्यागी? अरे ये तो वही है जिसका नाम ज्योति ने हरीलाल को बताया था, जिसे वो 3 लोग मार रहे थे। कहीं वो कंकाल? क्या विनोद की फाइल इस केस में कोई नया मोड़ लेके आने वाली थी? क्या इंस्पेक्टर विजय ज्योति तक पहुंच पाएंगे? कहानी जारी रहेगी। इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पे उनसे मिलने आते हैं। कुछ ही देर में सुरेंद्र सिंह और चंदन उनके सामने होते हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? जी, मदद तो जरूर कर सकते हैं। वैसे काफी आलीशान हवेली है ठाकुर साहब आपकी। जो भी है आपके सामने है इंस्पेक्टर साहब। कुछ हमारी मेहनत से, कुछ बुजुर्गों के आशीर्वाद और बाकी आप लोगों की दुआ से। आप जरूर हरीलाल केस के सिलसिले में आए होंगे। हमें खबर मिली है कि आप उसके लिए काफी छानबीन कर रहे हैं। आपने सही सुना है ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं एक दूसरे केस के सिलसिले में आया हूँ। एक और केस? जल्दी बताइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्द ही एक मीटिंग के लिए निकलना है। कोई बात नहीं, मैं बस आपके 10 मिनट लूंगा, फिर चले जाइएगा। ठीक है, कहिए, हमें कानून की मदद करके खुशी होगी। ठाकुर साहब, आप विनोद नाम के किसी आदमी को जानते हैं? विनोद? हाँ ठाकुर साहब, मुझे पता चला है विनोद आपका अकाउंटेंट था। चंदन ये नाम सुन के कुछ परेशानी में पड़ जाता है। इंस्पेक्टर विजय उसकी परेशानी भांप कर बोलते हैं। क्या हुआ चंदन जी, आप अचानक से इतना घबरा क्यों गए? नहीं सर, घबराया नहीं, वो दरअसल। हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? विनोद हमारे यहाँ करीब 4-5 साल पहले काम करता था। शुरू में कुछ समय तक तो उसने ईमानदारी से काम किया, पर बाद में वो हमारा नाम खराब करने पर उतर आया, इसीलिए उसको हमने निकाल दिया था। नाम खराब मतलब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा सागौन का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने विनोद पे भरोसा करके उसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उसने हमारे पीठ पीछे लकड़ी की कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। ये काम वो अवैध तरीके से रातों रात करता था। जब हमारा ट्रक पकड़ा गया तो पुलिस ने मेरे बेटे चंदन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सब कुछ यही संभालता था और पुलिस का शक सबसे पहले मालिक पे ही जाता है। लेकिन जांच में ये बात साफ हो गई कि इन सब में विनोद का ही हाथ था और चंदन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया। विनोद पर भी केस चला, उसे 3 साल की सजा भी हुई। जेल से छूटकर जब वो हमारे पास वापस आया तो हमने उसे काम नहीं दिया, वो चला गया। कहाँ चला गया? हमें क्या करना है इंस्पेक्टर साहब, ये जानकर गया होगा कहीं भी, भाड़ में जाए। हमारा नाम खराब किया था उसने, इसलिए हमने दोबारा उसे नौकरी पे नहीं रखा। मैं विनोद के माता पिता से मिल चुका हूँ, बहुत गरीब लोग हैं वो। उनका कहना है कि विनोद ईमानदार था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे आप लोगों ने ही फंसाया था। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप इंस्पेक्टर? देखिए, हम खानदानी लोग हैं, वही बेईमान था। शुरू में हम उसकी नीयत समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? आपके खानदान के चर्चे तो पूरे गांव में होते हैं। आपके बेटे ने जो नाम किया है उसे कौन नहीं जानता। आप खानदान की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। लोगों का क्या है इंस्पेक्टर, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सब चलते हैं हमारे रुतबे और शोहरत से। आपको नहीं पता हमारा कितना नाम है यहाँ। लाखों रुपए दान करता हूँ गरीबों को हर साल, ये नहीं बताया होगा किसी ने आपको। और कोई अफवाह सुन ली आपने तो चले आए आप हम पे उंगली उठाने। ठाकुर साहब, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। विनोद 2 साल पहले गायब हुआ था और आज तक उसका पता नहीं चला। ये रही उसकी मिसिंग फाइल। तो आपका क्या मतलब है, उसे हमने गायब करवाया? मैं आपको बता चुका हूँ, जेल से छूट के जब वो हमारे पास आया था, हमने उसे तभी काम देने से मना कर दिया था।
और फिर वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता। विनोद के माता पिता का कहना है कि वो उस रात आपके यहाँ जाने का कहकर ही घर से निकला था, तब से वो लौट कर नहीं आया। पुलिस ने केस फाइल तो कर दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शायद बाद में आपने वो केस ही बंद करवा दिया। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इल्जाम लगाएंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। आप चले जाइए यहाँ से, पहले सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, वैसे भी काफी देर हो गई है मीटिंग के लिए। अरे कल्लू, जरा जल्दी गाड़ी निकाल। ठाकुर और चंदन वहां से उठकर चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर विजय तो कुछ और ही सोच रहे थे। कल्लू का नाम सुन के उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विजय अपने केबिन में बैठे हुए कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। साठे, विनोद के माँ बाप का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। यदि उनका डीएनए उस कंकाल के डीएनए से मैच हो गया तो समझो आधा केस सुलझ जाएगा। उसके बाद हमें बस इस कल्लू को पकड़ना बाकी होगा। हाँ सर, मैं ठाकुर साहब के ड्राइवर कल्लू की सारी खबर निकलवाता हूँ। मैंने कुछ खबरियों से बोल भी दिया है, जल्दी ही उसकी पूरी कुंडली हमारे हाथ में होगी। कुछ देर बाद केबिन में एक कांस्टेबल आता है। सर, कोई जमुना नाम की औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर विजय और साठे एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद सफेद साड़ी में एक खूबसूरत औरत अंदर आती है। इंस्पेक्टर विजय उसे बैठने को कहते हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पे पहुंचते हैं। अब क्या बात है इंस्पेक्टर? जब सारी बात उसी दिन हो गई थी तो अब आने का क्या मतलब बनता है? आप ही ने कहा था कि सबूत लेके आना, तो मैं आज सबूत लेके आया हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है ठाकुर साहब कि आप बस चंदन को बुलाइए, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। अब किस बारे में पूछताछ? जो भी हमें पता था हमने उसी दिन आपको बता दिया, और वैसे भी वो यहाँ नहीं है, किसी काम से शहर गया है। आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है? ठाकुर साहब, मैं चंदन को विनोद के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर विजय ने कंकाल की गुत्थी सुलझा ली थी? कहानी आगे जारी रहेगी। इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पर चंदन को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। ठाकुर साहब, हमने सब पता कर लिया है। जब सागौन की लकड़ी की तस्करी के लिए पुलिस चंदन को गिरफ्तार करने आई थी, तब आपने उनको घूस देकर अपने बेटे को बचा लिया था। आपका बेटा चंदन 1 साल से गैर कानूनी तरीके से सागौन की तस्करी करता आ रहा है। ये रहा गिरफ्तारी का वारंट। इंस्पेक्टर, इसको अंदर करके आपको क्या मिलेगा? आप इसको जाने दीजिए और इस मामले को यहीं रफा दफा कीजिए। नहीं ठाकुर साहब, ये बात ऊपर तक जा चुकी है। हम इस पे ऐसे पर्दा नहीं डाल सकते। ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आप साथ दें तो कुछ भी हो सकता है, और हर चीज की कीमत होती है। आप बस दाम बताइए। आपको मैं मना नहीं करना चाहता, लेकिन असल बात कुछ और है। आप बताइए तो सही। ये केस खुलेगा तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। इत्मीनान से रहिए, हम उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। और फिर आपने उस बेचारे विनोद को इस केस में फंसा दिया। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ विनोद, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हमारा एक बहुत जरूरी काम है, करोगे ना? मालिक, आप बस हुक्म फरमाइए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत खूब, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखो, मेरे लिए तो तुम और चंदन एक समान हो, पर आज वो मुसीबत में फंस गया है और तुम ही उसको बचा सकते हो। क्या हुआ चंदन भैया को? दरअसल बात यह है कि चंदन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है किसी छोटे से केस में। मैंने उसको छुड़ाने का बंदोबस्त तो कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने किसी और को उसका जुर्म कबूल करना पड़ेगा। तो हमें लगा तुमसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी कौन होगा। पर मालिक, तुम इतना मत सोचो, छोटा सा केस है। मैं सुबह ही अपने वकील से कह के तुम्हारी बेल करवा दूंगा और तुम्हारे घर 5 लाख का मुआवजा भी भिजवा दूंगा। भेंट के तौर पे रख लेना, तुम्हारा भला भी हो जाएगा और हमारे खानदान की इज्जत भी बची रहेगी। विनोद ठहरा सीधा साधा इंसान, गरीबी के चलते वो लालच में पड़ गया और आपकी बात मानने पे मजबूर हो गया। बेचारा और करता भी क्या, अपनी माली हालत से मजबूर होकर उसने आपके बेटे का जुर्म अपने सर ले लिया और जेल चला गया। आपने उसे जेल से छूट के वापस नौकरी पे रखने का वादा किया था, लेकिन आपने अपनी जुबान नहीं रखी। ना तो उसके घर पर वो रुपए भिजवाए, ना ही उसके माँ बाप की खोज खबर ली। 3 साल तक वो गांव वालों की जिल्लत और गरीबी की मार खाते रहे। जब विनोद 3 साल बाद जेल से छूटा और उसे ये सब पता चला, वो सीधा आपकी हवेली पे आ धमका। मालिक, विनोद तुम? मालिक,
बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका तुरंत इलाज करवाना पड़ेगा, हमारा पैसा दे दीजिए। तुम्हारे जेल जाते ही हमने 5 लाख रुपए तुम्हारे घर भिजवा दिए थे, अब क्या तुम्हें और पैसों का लालच आ गया है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर कोई पैसे नहीं पहुंचे, घर की हालत बहुत खराब है, आप अभी के अभी मेरे मुआवजे की पूरी रकम दे दीजिए। तेरी ये हिम्मत, हमसे धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। धोखा तो तुमने मुझे दिया है, पहले मुझे झूठे केस में फंसाया और मेरी बेल नहीं कराई। मेरे घर वालों को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी तुम्हारे बेटे की वजह से, और अब मेरा पैसा छीन रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं चाहूं तो अभी बड़े साहब को जाकर सब सच बता सकता हूं। गांव भर में तुम्हारी बची खुची इज्जत भी चली जाएगी और तुम्हारा ये नालायक बेटा भी जेल चला जाएगा। सीधे तरह से मुझे मेरा पैसा और नौकरी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विनोद की धमकी से आप डर गए। आपने उसे पैसे देकर वापस भेज तो दिया, लेकिन आपके दिमाग में डर बैठ गया कि अगर विनोद ने गांव में सच बता दिया तो आपकी झूठी शान मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसके जाने के बाद आपने चंदन से कहकर उसे रास्ते से हटा देने का बंदोबस्त कर दिया। उसी रात चंदन और आपके नौकर कल्लू ने मिलकर विनोद को जान से मार डाला। जब इतना सब जान ही लिया है तो ये भी सुन लीजिए। ये सच है कि मैंने विनोद पे जुर्म कबूलने को मजबूर किया था, जिससे कि मेरी खानदानी इज्जत बनी रहे। अब क्या करें, जब औलाद ही ऐसी निकले तो आदमी और क्या कर सकता है। अपनी खानदानी इज्जत को अपने बेटे की छोटी सी नादानी से कैसे बर्बाद होते देख सकता था। मैं मानता हूँ मैंने चंदन को बचाने के लिए विनोद को इस केस में फंसाया, पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अपने वादे के मुताबिक मैंने उसके घर 5 लाख रुपए भिजवा दिए थे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। विनोद के मन में पैसे का लालच आ गया था। जिस दिन वो जेल से छूट के आया, मैंने उसे दोबारा 5 लाख रुपए दिए। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि उसका खून करवा दूं। आपका ये इल्जाम सरासर गलत है। विनोद वो पैसे लेकर गायब हो गया। ठाकुर साहब, विनोद मर चुका है। ये रही फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट जो हमने उसके पिता और उसके कंकाल के डीएनए से मैच की है। वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि विनोद का ही है। आपके ड्राइवर कल्लू और कीरत की बीवी जमुना के स्टेटमेंट भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने विनोद की हत्या के लिए आपके बेटे के खिलाफ बयान दिए हैं। कल्लू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ठाकुर साहब ये सब सुन के हताश होकर बैठ जाते हैं। साठे, कुछ लोगों की टीम को तुरंत शहर भेजो और चंदन को गिरफ्तार कर सीधे थाने लाओ। जी साहब। ठाकुर साहब, अब तक आप चंदन को कई बार बचा चुके हैं, लेकिन अब अगर आपने कुछ ऐसा किया तो मुझे आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर चंदन यहां आए तो बेहतर यही होगा कि आप उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। उधर इंस्पेक्टर विजय के केबिन में। सर, उस कंकाल की गुत्थी तो सुलझ गई, अब बस ज्योति का पता लगाना है। कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। विनोद के फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 तरह की मिट्टी क्यों पाई गई? कल्लू और जमुना के बयान से तो विनोद को 2 साल पहले ही इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। फिर ज्योति ने उस रात विनोद का खून होते हुए कैसे देखा? आखिर एक ही घटना एक ही जगह पे 2 अलग-अलग समय पे कैसे घट सकती है? अब हरिलाल के घर पे काफी रात हो चुकी थी। हरिलाल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बाहर से छन छन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत उसे पुकार रही हो। वो उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसकी आवाज हलक में अटक कर रह जाती है। बाहर आंगन में कोई साया घूमता हुआ नजर आता है। ये तो वही औरत ज्योति है। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। हरिलाल की सांस जैसे उखड़ जाती है। सर्द मौसम में भी पूरा बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। ज्योति बाहें फैलाए उसके आंगन में खड़ी होती है। वो हरिलाल को इशारे से अपने पास बुलाती है। हरिलाल को जैसे कोई सम्मोहन हो गया हो। वो उठकर दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। कहानी जारी रहेगी। कर रहे थे। आपका भेजा हुआ स्केच मैंने गांव भर में सर्कुलेट कर दिया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको खबर कर दूंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर। इस औरत का पता लगना केस के लिए बहुत जरूरी है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी इंस्पेक्टर विजय, आपका विचित्र केस सुन के मैं भी ताज्जुब में हूँ, पर मुझे उम्मीद है हमें जल्द ही ज्योति का पता चल जाएगा। अगर वो इसी गांव की रहने वाली होगी तो कोई ना कोई उसे पहचानेगा ही। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। मौसम भी खराब लग रहा है। जय हिंद।
साठे, क्या लगता है ज्योति की कोई खबर मिलेगी आज की नहीं? क्या पता साहब, सच बताऊं तो मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि आखिर विनोद के कातिल पकड़े गए। अब उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। क्या साठे, तुम्हारे सर से ये आत्मा का भूत नहीं उतरा अभी तक? आप माने या ना माने साहब, मैं तो उनको मानता हूँ। रात हो जाने के कारण साठे रास्ता ठीक से समझ नहीं पा रहा था। जब चलते चलते बहुत देर हो जाती है तो विजय साठे की ओर देखकर बोलते हैं, 12 बज गए साठे, हमें निकले हुए पूरे 3 घंटे हो गए, जबकि वर्धा से समस्तीपुर का रास्ता तो मुश्किल से 2 घंटे का है। ऊपर से ये मौसम कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा। रह रहकर तूफान बिजली पानी की आशंका को तेज कर रहा है। कुछ घंटे चलने के बाद भी सुनसान सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जीप जैसे दिशाहीन बस आगे बढ़ती जा रही थी। आज जैसे वो रास्ता अंतहीन और रहस्यमयी होता जा रहा था। बहुत देर हो गई हमें चलते हुए, अब तक तो नाका आ जाना चाहिए था। साठे, मुझे लगता है तुमने गाड़ी गलत रास्ते पे ले ली है। हाँ साहब, मुझे भी लगता है अंधेरे में ध्यान नहीं रहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनकी जीप धक्का खा के रुक जाती है। क्या हुआ साठे? पता नहीं सर, ऐसे तो कभी ये बंद नहीं होती। लगता है कुछ खराबी आ गई है। ओफो, एक तो ये आधी रात का वक्त, ऊपर से ये बारिश। इस सुनसान सड़क पे तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी। रुको, मैं थाने फोन करके दूसरी जीप बुलवाता हूँ। शिट, ये मोबाइल भी साथ छोड़ गया। अब क्या करें? मेरा फोन भी फुस हो गया सर। मैं बोनेट खोल के देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या खराबी है। टॉर्च लेके साठे गाड़ी से उतरता है, लेकिन अब इसको भी अभी खराब होना था। लगता है इसकी भी बैटरी खत्म हो गई है। अब अंधेरे में गाड़ी ठीक भी नहीं कर सकते। बैठो अब यहीं, और क्या कर सकते हैं? शायद कोई निकलता हुआ दिख जाए जिससे हम मदद मांग सके, पर इतनी रात गए कौन मिलेगा? विजय और साठे निराश होने लगते हैं, पर तभी एक आदमी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरता है। क्यों भाई, यहाँ आसपास कोई गांव है जहाँ मैकेनिक मिल जाए? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मौसम भी बिगड़ा हुआ है। हुजूर, यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है। इतनी रात को यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हाँ, मगर कुछ कोस दूर एक पेट्रोल पंप है, शायद वहाँ मदद मिल जाए। आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। साठे, तुम जाके देखो कोई मदद मिलती है कि नहीं। मैं यहाँ गाड़ी में रुकता हूँ। हवलदार साठे मोटरसाइकिल वाले के साथ चल देता है और विजय आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस गहरे अंधेरे में उनके कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई पड़ती है। क्या हुआ बाबूजी, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? इंस्पेक्टर विजय आंखें खोलते हुए गाड़ी से बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं तो वहां उन्हें एक युवती खड़ी हुई दिखाई देती है। इतनी रात गए सुनसान सड़क पर उसे देख के विजय सकते में आ जाते हैं। अंधेरा ज्यादा होने के कारण वो उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अब इस बरसात में जाए भी तो कहाँ? मेरा हवलदार पास ही मदद लेने गया है, पर आप कौन हैं? और यहाँ सुनसान जगह पे क्या कर रही हैं? वो सब जान के आप क्या करेंगे? यहाँ पास ही में एक मंदिर है, मैं वहीं रहती हूँ। जब तक आपका साथी मदद नहीं ले आता, आप चाहो तो वहाँ आराम कर सकते हैं। इतना अंधेरा है, बारिश होने वाली है और ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पुलिस वालों को ऐसे हालात में रहने की आदत होती है। आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। अरे बाबूजी, वो पेट्रोल पंप यहाँ से काफी दूर है। आपके साथी को आने में काफी वक्त लग सकता है। आप कब तक यहाँ इंतजार करते रहेंगे? संकोच मत कीजिए, वो मंदिर पास में ही है। इंस्पेक्टर विजय उसकी बातों को टाल न सके। वो युवती जितनी रहस्यमयी थी, उसकी आवाज उतनी ही ज्यादा मधुर थी। उसके शब्दों के जादू से विवश होकर इंस्पेक्टर विजय उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर कोई बस्ती नहीं। एक औरत होकर आप यहाँ अकेले रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो इंसानों से लगता है साहब, यहाँ किस बात का डर? ये पेड़ पौधे, ये कच्ची सड़क, ये सब मेरे हमसफर बन चुके हैं। दिन में खेतों में काम करती हूँ और शाम को वापस इसी जगह पे आ जाती हूँ। यहाँ बहुत शांति और सुकून है। आप ठहरे पुलिस वाले, आप इन बातों को थोड़ी ना समझेंगे। इंस्पेक्टर विजय अंधेरे में संभलते उस औरत की बातों में खोए हुए चलते चले जा रहे थे। अंधेरे में रास्ता ठीक से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस औरत की आवाज के पीछे बस चले जा रहे थे।
उन्हें काफी अजीब महसूस हो रहा था, जैसे ये सब किसी स्वप्न का हिस्सा हो। तभी कड़कती बिजली की रोशनी में एक मंदिर नुमा आकृति दिखाई पड़ती है। वो रहा साहब मेरा आशियाना, मेरा मंदिर। बस ये और मैं यहाँ सुनसान में पड़े रहते हैं। आखिर कौन थी ये औरत? क्या इंस्पेक्टर विजय किसी मुसीबत में पड़ने वाले थे? कहानी जारी रहेगी। आइए ना साहब, अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर विजय अंदर रखी खाट पर बैठ जाते हैं। रात के घुप अंधेरे में बिजली कड़कने के साथ उन्हें मंदिर के अंदर का भाग दिखाई देता है। मंदिर के खंभे जगह जगह से टूटे हुए थे और उसकी दरारों के अंदर से पौधे और घास उग गए थे। इस उजाड़ में आप अकेली कैसे रह लेती हैं? मंदिर कभी उजाड़ नहीं होते साहब। पहले किसी जमाने में ये शिव जी का मंदिर था, और शिव जी तो है ही एकांतवासी, भूतों के देव। मैं तो बचपन से ही यहीं रहती आई हूँ। माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से एक अनाथाश्रम में पली बढ़ी हूँ और इस मंदिर की पुजारिन भी हूँ, जिसे आप उजाड़ कह रहे हैं। तभी तेज गरज चमक के साथ आंधी बारिश शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर विजय आसपास देखने लगते हैं। डरिए नहीं, इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। ये शिव जी का मंदिर है और वो तो स्वयं प्रलय है। भला ये आंधी तूफान इस मंदिर का क्या बिगाड़ लेंगे? आप निश्चिंत होके बैठिए। ये लीजिए पानी। विजय को अब भी ये घटनाएं आश्चर्यचकित लग रही थी। उस औरत का यूं उजाड़ में उन्हें ढूंढ लेना और उसका रहस्यमयी ढंग से बात करना, ये सब उनके मन को थोड़ा अशांत कर रहा था। क्या सोच रहे हैं साहब? यही ना कि मैं कौन हूँ? कहीं इस पुराने मंदिर की आत्मा या भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और ऊपर से एक पुलिस वाला। मुझे इन सब बातों पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। हाँ, मगर ये पुरानी सी जगह और आपकी बातें इस तूफानी रात में कुछ अजीब सी लग रही हैं। वो रहस्यमयी औरत हंसते हुए बोलती है, साहब, ये दुनिया बहुत ही अजीब है, पर इस दुनिया की तरह मैं अजीब नहीं हूँ। हम जो अक्सर देखते हैं उस पर ही यकीन कर बैठते हैं, तभी हमें वो अजीब नहीं लगता। जैसे मेरे लिए ये जगह अजीब नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बस चुकी हूँ, लेकिन आपको ये सब अजीब लगना जायज है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आपको कैसे पता? चौंकिए मत, मैं वर्धा गांव के खेत में ही काम करती हूँ। जब आप वो फोटो दिखा के लोगों से पूछताछ कर रहे थे ना, तो मैं वहीं थी। मैंने आपको वहीं गांव में देख लिया था। हर शाम काम खत्म करके मैं यहाँ वापस आती हूँ। जब आपकी गाड़ी खराब हुई और आप लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी मुझे आपकी आवाज सुनाई दे गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा मंदिर के बाहर थोड़ा टहल लूं। आवाज सुन के मैं आप लोगों की तरफ चली गई, तब आप लोग गाड़ी में बैठे मिले। उस औरत की आवाज में सच्चाई थी, पर विजय को फिर भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लीजिए गरम चाय। अरे, आपने तो चाय भी बना ली। पूरा इंतजाम कर रखा है आपने यहाँ। शुक्रिया आपका। इस सर्द मौसम में एक कप चाय ही मिल गई, थोड़ी राहत तो मिलेगी। एक बात बोलूं बाबूजी? जी बोलिए। आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसकी जानकारी आपको सीतापुर में मिलेगी। वहाँ राम जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके पुजारी सूर्य प्रकाश जी हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको किशन चंद के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं किशन चंद के बारे में जानना चाहता हूँ? और ये आपने मुझे सुबह ही वर्धा गांव में मिलके क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं एक साधारण सी मजदूर हूँ साहब। उस वक्त अगर आपसे बात करने जाती तो खेत का मालिक 10 बातें सुनाता और मजूरी काट लेता। वैसे भी लोग अकेली लड़की के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। बाकी बातें आपको सूर्य प्रकाश जी ही समझा देंगे। देखिए ना, सुबह होने ही वाली है। आपका साथी गाड़ी के पास पहुंचता ही होगा। इंस्पेक्टर विजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तूफानी रात में एक अजनबी ने उन्हें इस केस के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे दे दी? विजय के मन में उस औरत की हर एक बात को लेकर आश्चर्य की कई बिजलियां कौंध रही थी। आप मेरी बातों से इतना हैरान मत होइए। कभी कभी हमारे साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जो किसी स्वप्न से कम नहीं होती। आप बस सीतापुर के लिए निकल जाइए। ईश्वर ने चाहा तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ बातों पे यकीन करना सीख लीजिए बाबूजी।
आखिर क्या था सीतापुर का वो राज जो ये औरत जानती थी? कहानी जारी रहेगी। सवेरा होने को था और इंस्पेक्टर विजय मंदिर से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। लेकिन आपका नाम क्या है? मैं पूछना ही भूल गया। अरे नाम में क्या रखा है बाबूजी, नाम तो गुमनाम हो जाते हैं। वो औरत विजय की तरफ देखती है। बिजली चमकने के साथ ही कुछ पल के लिए विजय उसका चेहरा देखती है और उनके मुंह से अचानक ही निकल जाता है, ज्योति। तभी सर उठिए, सुबह के 5 बज गए, मैं मैकेनिक को ले आया हूँ। इंस्पेक्टर विजय आंखें मलते हुए उठते हैं। वो चारों ओर ऐसे आश्चर्य से देखते हैं जैसे कुछ खोज रहे हो। अरे सर, अपनी ही जीप है, क्या हुआ? 2-3 घंटे में याददाश्त तो नहीं चली गई आपकी? बारिश होने की वजह से कुछ देर वहीं रुकना पड़ा हमें। तब तक फोन भी चार्ज कर लिया और फिर इस महाराज को जगाने में भी बड़ी मशक्कत लग गई। पानी बंद हुआ तो इसे लेकर आया। यहाँ आकर देखा आप तो गाड़ी में बेखबर सोए हुए हैं। साठे की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय गाड़ी से उतरकर चारों तरफ देखने लगते हैं, जैसे उनकी नजरें कुछ तलाश रही हो। हल्का उजाला हो जाने के कारण अब इलाका कुछ समझ में आने लगता है। क्या बात है सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने हैरान क्यों हैं? मैं यहाँ जीप में कैसे आया? मतलब मैं तो आपको जीप में ही छोड़ के गया था। और कहाँ गए होंगे आप इस उजाड़ में? लगता है आपकी नींद पूरी तरह खुली नहीं है अभी। वो औरत कहाँ गई? वो ज्योति थी उस मंदिर में। मैं उस मंदिर में था, फिर मैं यहाँ कैसे आया? ज्योति और यहाँ इस वीराने में? और कौन सा मंदिर सर? ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे जाने के बाद मैं जीप में आराम से सो गया था। फिर एक औरत आई जो पास के मंदिर में रहती है और मुझे अपने साथ मंदिर ले गई। मैंने उससे बात भी की। जाते वक्त मैंने उसका चेहरा देखा। वो हूबहू ज्योति जैसी दिखती थी। हे भगवान, ये ज्योति और ज्योति का भूत पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगे। चुप करो साठे, मैं बोल रहा हूँ ना, वो कोई सपना नहीं हो सकता। मैं उस औरत से मिला हूँ अभी कुछ देर पहले ही। तो वो मंदिर में। क्या साहब, मंदिर? वहां पर खड़ा हुआ मैकेनिक इंस्पेक्टर विजय की बात टालते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ है जो तुम हमें बताना चाहते हो? यहाँ से कुछ दूर पे एक खंडहर मंदिर है। लोग कहते हैं वहाँ पे एक पुजारिन रहती थी, पर कुछ साल पहले वो यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता साहब। खैर, आपकी जीप तो मैंने ठीक कर दी है, अब आप आराम से घर जा सकते हैं। मेरा मेहनताना दे दीजिए, अब मैं चलता हूँ। मैकेनिक ने जीप का बोनट बंद किया और इंस्पेक्टर विजय से अपना मेहनताना लेकर वहां से जाने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और वो वहीं रुककर फोन पर बात करने लगता है। हाँ, सीतापुर आएंगे हम जल्द ही। नहीं, आज नहीं, 1-2 दिन में आते हैं। क्या? अभी फोन पे क्या नाम लिया तुमने? सीतापुर? हाँ साहब, यहाँ से सीधा जाके 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्यों साहब, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। नाम सुना लगा तभी पूछ लिया। तुम जा सकते हो। साठे, हमें जल्दी ही सीतापुर के लिए निकलना होगा। पर वहाँ क्या है सर? मुझे कल ज्योति या वो जो कोई भी औरत हो, उसने बताया कि सीतापुर में कोई पंडित सूर्य प्रकाश जी हैं जो हमें इस केस के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। सर, आप एक सपने पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये केस आपके लिए इतना अहम हो गया है, आप इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहे। साठे, इस केस ने मुझे कुछ अविश्वसनीय चीजें दिखाई हैं, इसलिए ये मेरे लिए काफी अहम है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी तह तक जाके इसे सुलझाऊं। तभी साठे को एक फोन आता है। हाँ, क्या हुआ हरीलाल को? क्या? हम अभी वहां पहुंचते हैं। उधर हरीलाल के घर पर। हरीलाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? साहब, इनको देखिए ना, कल रात से कुछ बोल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या देख लिया इन्होंने ऐसा। पूरा बदन भी तप रहा है। इनकी इतनी तबीयत खराब है लेकिन डॉक्टर को दिखा ही नहीं रहे। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हरीलाल, क्या देखा तुमने? तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है? हरीलाल बहुत मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश करता है। ज्योति? ज्योति? तुमने ज्योति को देखा? कहाँ पे? ज्योति का भूत। साठे इंस्पेक्टर विजय की तरफ देखकर एक इशारा करता है। लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम चलते हैं हरीलाल, तुम आराम करो। सर, मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये ज्योति की आत्मा हरीलाल को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पहली बात ये साठे कि तुम इतने दावे के साथ ये नहीं कह सकते हो कि ज्योति मर चुकी है। हमें उसके मौत का कोई सबूत नहीं मिला है।
ये भी तो हो सकता है कि वो जिंदा है और ये सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ खेल है। और दूसरी बात, अगर उसे हरीलाल को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो ऐसा कब का कर चुकी होती। मुझे यकीन है कि कल सीतापुर में हमें ज्योति के बारे में सभी राज जानने को मिल जाएंगे। क्या सीतापुर में ज्योति के राज का पर्दाफाश हो पाएगा? कहानी जारी रहेगी।